हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें जो है काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें मैंने आपको प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पिछली वीडियो में बता दिया था। और आज की वीडियो में हम जो है वो चेक के बारे में करेंगे। चेक को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 6 of Negotiable Instrument Act 1881. So a check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes electronic image of a truncated check and a check इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो कहने का क्या मतलब है कि चेक जो है, इसको क्या कह रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि चेक जो है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह से है। किस तरह से है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह से है। बट इसमें क्या है कि इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, कि एक किसी निर्दिष्ट बैंक पर, स्पेसिफाइड बैंक के ऊपर ही जो है वो लिखा जाएगा, एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। और इसकी जो पेमेंट, इसका भुगतान तब तक नहीं होगा जब तक इसकी मांग ना की जाए, कि जब तक इसकी कोई मतलब, इसकी कोई ऐसे मैच्योरिटी नहीं है। बट इसकी जो पेमेंट है वो तभी होगी जब आप जो है उसको पेमेंट के लिए बैंक के पास प्रेजेंट करेंगे, तभी इसकी पेमेंट होगी। तो जब तक इसकी डिमांड नहीं की जाएगी पेमेंट की, तब तक इसकी पेमेंट नहीं होगी। एंड इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक छवि है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो चेक है, उनको भी जो है वो चेक में इंक्लूड किया गया है। और ये जो इनको इंक्लूड किया गया है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इनको इंक्लूड किया गया था, कि जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक को और ट्रंकेटेड चेक को भी जो है वो चेक की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया। तो जैसे हम किसी भी चीज़ को, डॉक्यूमेंट को ऑथोराइज करने के लिए उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं, तो इस तरह से ही जो है वो चेक, जो भी उसको, जिसने भी उसको ड्रॉ किया है, ड्रॉर यानी कि जो कस्टमर है, जो ड्रॉर है उसने जो इसको साइन करना होता है, ताकि जो उसकी ऑथेंटिसिटी हो कि उसने उस चेक को ड्रॉ किया है, जिस सिग्नेचर के बेस पर बैंकर जो है उसको चेक करके और उसकी पेमेंट करते हैं। और जब वो चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो चेक है, उसको ऑथोराइज करने के लिए क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू उनको ऑथोराइज किया जाता है, कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, उन डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू जो है उन इलेक्ट्रॉनिक चेक्स को क्या किया जाएगा, ऑथेंटिकेट किया जाएगा, कि डिजिटल फॉर्म में उसके ऊपर सिग्नेचर किए जाएंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर लेने का वैसे अपना एक प्रोसेस है, जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है और कुछ फॉर्मेलिटीज उसमें कंप्लीट करनी पड़ती है। तो फिर इसमें एक आपके पास की आ जाती है, और उस की को आप यूज़ करके जो है वो अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट पर कर सकते हैं। देन ये आपके पास एक स्पेसिमेन है चेक का, जिसमें यहाँ पर ही आपको दिखाई दे रहा होगा, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक का नाम है, जिस बैंक के ऊपर आप जो है वो चेक ड्रॉ करेंगे, वो आपका बैंकर है, स्पेसिफाइड बैंकर, जिसके ऊपर वो चेक ड्रॉ किया जाएगा। यहाँ पर है वो डेट लिखी जाएगी, डेट ऑफ इशू, किस दिन आपने वो चेक इशू किया है। पे टू, किसको आपने वो पे करना है, उसका नाम, कंपनी का नाम, पर्सन का नाम, जिसको भी आपने पे करना है उसका यहाँ पर नाम आएगा। देन रुपीज़, कितने रुपए आपने जो है उसको पे करने हैं, इन वर्ड्स आप यहाँ पे लिखेंगे, और इन फिगर्स जो है उसको इस जगह पर लिखा जाएगा। देन जो भी अकाउंट होल्डर है, जो भी आपका अकाउंट है बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसका बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर आएगा, और उसकी वैलिडिटी की कितने अमाउंट तक ये चेक वैलिड है, तो यहाँ पर उसकी अमाउंट लिखी हुई है, और ये कहाँ कहाँ पर पेबल है उसके बारे में लिखा है, और यहाँ पर जो है वो ब्रांच का नाम दिया होता है, कि कौन सी ब्रांच का ये जो है वो इशू करने वाली कौन सी ब्रांच है बैंक की, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी होती है। और ये चेक का नंबर है। तो अलग अलग चेक्स होते हैं, तो हर एक चेक का अपना एक यूनिक नंबर होता है, तो जिससे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि चेक का नंबर क्या है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये मैग्नेटिक इंक के थ्रू लिखी जाती है, जिससे जो है वो चेक की वैलिडिटी चेक की जाती है। और यहाँ पर जो है वो प्लीज साइन अबव, तो यहाँ पर जो भी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है वो यहाँ पर साइन करेगा। इन केस की कोई कंपनी है या और कोई फर्म है, तो उस फर्म के लिए जब साइन किया जाता है, तो यहाँ पर जो है उस फर्म का जो है वो कॉमन सील, यानी कि उसकी जो है वो स्टैंप यहाँ पर लगाई जाएगी, ताकि जो है उसको ऑथोराइज किया जा सके कि ये जो चेक है उसी कंपनी ने इशू किया है। तो ऑथोराइज सिग्नेटरी उसके ऊपर साइन करेंगे, बट यहाँ पर कॉमन सील भी बैंक उस ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर साथ में होगी। और अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है, तो जस्ट उसके सिग्नेचर ही यहाँ पर सफिशिएंट है कि उसने जो है वो इशू
किया। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है चेक का, जिसमें आपने डेट, किसको पे करना है, कितनी अमाउंट पे करनी है, तो वर्ड्स में, फिगर्स में, और जो भी आपका अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर, और यहाँ पर सिग्नेचर करना है, तब आप उसको क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। तो वो जो है आपका ये चेक इस तरह से जो है वो डिफरेंट बैंक्स के नॉर्मली जो है वो पैटर्न सेम ही है, बस यहाँ पर जो है आपका वो बैंक का नेम और अकाउंट नंबर वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज होती है। बाकी जो है वो फॉर्मेट लगभग सभी बैंक्स का सेम है, और इसी जगह पर साइन करके आप उसको चेक को ऑथोराइज करते हैं। और यहाँ पर उसका ये मैग्नेटिक इंक से जो है वो उसका चेक का नंबर लिखा रहता है, जिससे जो है वो चेक की चेक देखा जाता है कि वो चेक असली है, तो उसकी चेकिंग के लिए वो मैग्नेटिक इंक के थ्रू जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो चेक के बारे में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उससे कुछ चीज़ें हमारे पास निकल के आई हैं कि चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर, कि जो चेक को ड्रॉ किया जाएगा, लिखा जाएगा, वो किसके ऊपर लिखा जाएगा, हमेशा किसी एक बैंकर के ऊपर लिखा जाएगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी के ऊपर आप ड्रॉ करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या था कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज आप किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर भी जो है वो बिल ड्रॉ कर सकते थे, और ड्रॉअर और ड्रॉइड। बट यहाँ पर जो ड्रॉई है, जिसके ऊपर वो लिखा जाता है चेक, वो हमेशा ही एक बैंक होगा। देन चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। तो यहाँ पर जो है वो इसका कोई लगभग इस तरह से और कोई मेथड नहीं है कि जिससे इसको पे किया जा सके। तो पेबल ऑन डिमांड, कि जब आप वो उस चेक को उस बैंकर के पास देंगे तभी जो है वो उस चेक की पेमेंट होगी, अदरवाइज जो है उस चेक की पेमेंट नहीं होगी। यानी कि पेबल ऑन डिमांड, जब आप उसकी डिमांड करेंगे, प्रेजेंट करेंगे बैंक के सामने, तभी जो है वो बैंक उसकी पेमेंट करेगा। अदरवाइज जो है वो चेक आपने अपने पास रखा हुआ है तो बैंक आपको जो है वो उसकी पेमेंट करने नहीं आएंगे। तो पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ चेक, जो स्टार्टिंग में पहले होते थे चेक्स, तो उनकी नॉर्मली जो है वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती थी, बट अब जो है उसको रिड्यूस करके जो है वो 3 मंथ्स के लिए कर दिया गया है। तो ये चेक्स जो है, डेट ऑफ इशू जो आपने यहाँ पर इसमें डेट मेंशन की है, उस डेट से 3 मंथ्स तक जो है उसकी वैलिडिटी रहती है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऊपर, केवल 3 महीने के लिए वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। तो जिस डेट को वो चेक इशू किया जाएगा, उस डेट से जो है उसकी वैलिडिटी काउंट की जाती है, और उसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी यानी कि 3 महीने तक जो है वो वैलिड है, और उसके बाद जो है वो चेक वैलिड नहीं रहेगा, उसकी वैलिडिटी जो है वो खत्म हो जाती है। देन रीवैलिडेशन ऑफ अ स्टेल चेक, की अगर जो है वो चेक पुराना हो गया है और उस पुराने चेक को रीवैलिडेट करना है, यानी कि मैंने बताया कि 3 महीने का टाइम है और 3 महीने उसके बीत चुके हैं, तो उसको रीवैलिडेट किया जा सकता है। बट रीवैलिडेट कौन कर सकता है, जो उसका ड्रॉअर है, यानी कि जिसने उस चेक को इशू किया है, जो उसका ड्रॉअर है, मेकर है, वो सिर्फ वही पर्सन उसको दोबारा से जो है वो ऑथेंटिकेट कर सकता है कि उसकी जो है वैलिडिटी बढ़ा दी जाए, यानी कि डेट जो है उसकी एक्सटेंड कर दी जाए। तो उसके पास पावर है कि उसको एक स्टेल चेक को, यानी कि पुराने चेक को जो है वो उसकी वैलिडिटी बढ़ा सकता है, और जिस डेट को वो एक्सटेंड की जाएगी वैलिडिटी, उसके बाद उतने टाइम के लिए जो है वो वैलिडिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। देन वैलिडिटी ऑफ अ पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक, वैसे तो नॉर्मली यही हमारी अजम्पशन रहती है कि जो चेक है उसको उसी दिन इशू किया गया है, जिस दिन वो यहाँ पर जो डेट लिखी है उसी दिन उसको इशू किया गया है। बट कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो पोस्ट डेटेड चेक की जो करंट डेट है उससे आने वाले समय में जो है उसके बाद वाली कोई डेट उसमें मेंशन कर देते हैं। तो क्या होगा कि जो डेट यहाँ पे लिखी हुई है उस डेट से ही 3 महीने उसकी वैलिडिटी के काउंट किए जाएंगे, क्योंकि जो पोस्ट डेटेड चेक है उसकी पेमेंट जो है उस डेट से पहले नहीं होगी। जो डेट यहाँ पे मेंशन की गई है उस डेट के बाद ही उसकी पेमेंट हो सकती है, और उसकी जो वैलिडिटी है, यहाँ पर जो डेट मेंशन की गई होगी उसके जो है वो 3 महीने तक उसकी वैलिडिटी जो है वो काउंट की जाएगी। तो इस तरह से जो है वो पोस्ट डेटेड चेक का मतलब कि जिसमें जो है वो करंट डेट के बाद वाली कोई डेट उसमें मेंशन की गई है। फॉर एग्जांपल कि अगर आज जो है वो 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल 2021 है, तो अगर हम कहते हैं कि इसमें जो है हमने 27 मई 2021 लिखना है, तो वो पोस्ट डेटेड चेक होगा कि करंट डेट के बाद वाली कोई डेट हमने उसमें मेंशन की है, तो वो पोस्ट डेटेड चेक। और जो पोस्ट डेटेड चेक है उसमें उसकी वैलिडिटी, जो डेट यहाँ पर मेंशन की गई होगी उस डेट के 3 महीने बाद तक की जो है उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो उस डेट के बाद से जो है उसकी वैलिडिटी काउंट की जाती है। देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है क्रॉसिंग ऑफ चेक। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें कोई क्रॉसिंग नहीं होती, बट जो चेक्स हैं उनकी क्रॉसिंग की जाती है। और क्रॉसिंग के लिए बेसिकली क्या है कि उसमें इस तरह से जो है वो 2 लाइनें जो है वो लगा दी जाती हैं और उसको बोलते हैं क्रॉसिंग। यहाँ पर जो है ये आपका जो चेक है इसके इस एरिया में जो है वो क्रॉसिंग की जाती है। यहाँ पर क्रॉसिंग के लिए क्या है कि इस तरह से उसकी क्रॉसिंग
की जाती है, 2 लाइनें लगा दी जाती हैं और ये 2 लाइनें कहा जाता है कि हमने जो है उसको चेक को क्रॉस कर दिया। तो ये जो क्रॉसिंग है उसमें जो चेक है हमारा क्रॉस्ड चेक भी हो सकता है, जब हमने क्रॉसिंग कर दी तो वो क्रॉस्ड चेक है, और अगर क्रॉसिंग नहीं की है तो दैट इज ओपन चेक। तो ये जो पेमेंट, जब चेक की पेमेंट होती है तब वो ये मैटर करती हैं चीज़ें, क्रॉस चेक और ओपन चेक। ओपन चेक का मतलब है कि एक बियरर चेक है, उसको जो है वो आप काउंटर पे, बैंक के काउंटर पे प्रेजेंट करेंगे और वहाँ पर जो है वो बैंक के काउंटर पे उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। दैट इज ओपन चेक, कि आपने जो है वो बैंक के काउंटर पे प्रेजेंट किया और बैंक जो है वो देखेगा कि किसके नाम पे इशू किया गया, और आप जो भी उसको प्रेजेंट करेगा उसके सिग्नेचर वहाँ पे लिए जाएंगे और जो है वो बैंक उसको पेमेंट कर देगा, बशर्ते कि जो चेक के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सही सारी लिखी हुई हैं, डेट, किसको पेमेंट होनी है, कितनी अमाउंट की पेमेंट होनी है, और प्रॉपरली अगर उसकी पेमेंट को ऑथोराइज करने के लिए जो ड्रॉअर है उसके प्रॉपर सिग्नेचर हैं, तो आप जो है वो काउंटर से उसकी पेमेंट ले सकते हैं। एंड क्रॉस्ड चेक का है कि उसको जो है वो दैट इज नॉट पेबल ऑन द काउंटर ऑफ द बैंक, कि बैंक के जो है वो उस काउंटर पे पे नहीं किया जाता है, उसको जो है वो जो भी पेई है उसके अकाउंट में जो है उसकी पेमेंट की जाएगी, कि जो पर्सन जहाँ पे जिसका भी नाम आपने यहाँ पे लिखा होगा उसके अकाउंट में जो है इसकी पेमेंट की जाएगी। आप इसको जो है बैंक काउंटर से नहीं ले सकते। तो ये हो गया क्रॉस चेक एंड ओपन चेक। तो चेक जो है वो क्रॉस्ड भी हो सकता है और ओपन चेक भी हो सकता है जिसमें कोई क्रॉसिंग नहीं की गई है। देन काइंड्स और मोड्स ऑफ क्रॉसिंग। तो ये जो काइंड्स और मोड्स ऑफ क्रॉसिंग है, ये इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया जाता है, जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग को मेंशन किया गया है सेक्शन 123 में, और स्पेशल जो क्रॉसिंग है उसको मेंशन किया गया है सेक्शन 124 में। तो जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग, तो ये जो आप फर्स्ट फिगर यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट 1 2 3, ये आपकी जो है वो जनरल क्रॉसिंग है, और ये जो यहाँ पर हमने बैंक का नाम लिख दिया है वो हमारी जो है ये स्पेशल क्रॉसिंग होगी। तो जनरल क्रॉसिंग में क्या है कि लिखा जाता है एंड कंपनी लिख दिया हमने जैसे उसमें, या फिर जो है वो नॉट नेगोशिएबल लिख दिया उसमें। तो इस तरह से जो है वो क्रॉसिंग उसकी की जाती है। या यहाँ पर हमने लिख दिया अकाउंट पे ओनली, कि उसके सिर्फ अकाउंट में पे किया जाएगा, या फॉर अंडर रुपीज़ की मैक्सिमम जो है वो, मतलब इससे कम की अमाउंट उसको पे की जानी है, अंडर रुपीज़ 10,000, तो 10,000 से कम ही उसको पे की जाएगी। तो ये जो है वो जनरल क्रॉसिंग इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं। तो एंड कंपनी का कोई स्पेसिफिक मीनिंग ऐसे एज सच नहीं है, बट एक पैटर्न बना हुआ है और उसमें जो है वो एंड कंपनी हम लिख देते हैं। और नॉट नेगोशिएबल, जैसे हमें पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो नॉट नेगोशिएबल से मतलब ये नहीं होता है कि उसकी जो है वो नेगोशिएशन नहीं हो सकती, दैट मीन्स कि दैट इज नो लॉन्गर ट्रांसफरेबल। ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफरेबल नहीं रहता, ट्रांसफरेबल रहता है, बट यहाँ पर नॉट नेगोशिएबल लिखने से सिर्फ फर्क इतना पड़ जाता है कि जो ट्रांसफरर है, जिसने वो चेक किसी दूसरे को ट्रांसफर किया है, तो उसके पास जैसा टाइटल है, यानी कि उसके पास जो है उसका मालिकाना हक है, उसी तरह का सेम मालिकाना हक जो है वो ट्रांसफरी को मिलेगा। तो इसमें होल्डर इन ड्यू कोर्स, जैसे हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में, कि उसको एक बेटर टाइटल जो है वो ट्रांसफरर से नहीं मिल सकता। जैसा टाइटल जो है वो ट्रांसफरर का है, उस चेक को देने वाले का है, वैसे ही उसके लेने वाले को जो है वो सेम टाइप का टाइटल मिलेगा। तो अगर उसके टाइटल में डिफॉल्ट है ट्रांसफरर के, तो जो ट्रांसफरी है जिसको वो चेक मिला है उसको भी जो है उसका भी टाइटल जो है वो डिफॉल्टेड ही रहेगा। तो नॉट नेगोशिएबल से सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है। तो इस तरह की हम इसमें जनरल क्रॉसिंग कर सकते हैं। और स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है कि हम जो है वो बैंक का नाम मेंशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्पेशल क्रॉसिंग में जो है वो बैंक का नाम मेंशन कर दिया जाता है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर क्या है कि जो, जैसे हमने स्टेट बैंक का आपको एग्जांपल दिखाया था चेक का, तो स्टेट बैंक के चेक पे अगर पंजाब नेशनल बैंक की क्रॉसिंग की है तो दैट मीन्स कि स्टेट बैंक जो पेमेंट करेगा वो पंजाब नेशनल बैंक को ही करेगा। यानी कि जो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर जो है वो स्टेट बैंक का चेक है और यहाँ पे क्रॉसिंग करके आपने लिख दिया पंजाब नेशनल बैंक ओनली, तो स्टेट बैंक जो है वो इस जिस पर्सन को पेमेंट होनी है उसके पंजाब नेशनल बैंक में जो अकाउंट होगा सिर्फ उसी में पेमेंट की जाएगी, किसी और दूसरे बैंक में जो है उसकी पेमेंट नहीं की जाएगी। तो वो होती है आपकी स्पेशल क्रॉसिंग, की जिस बैंक का नाम लिखा गया है सिर्फ उसी बैंक में पेमेंट जाएगी। अगर यूनियन बैंक लिखा है तो यूनियन बैंक को ही पेमेंट की जाएगी, बैंक ऑफ इंडिया लिखा है तो बैंक ऑफ इंडिया में पेमेंट जाएगी, अगर बैंक ऑफ अमेरिका लिखा है तो बैंक ऑफ अमेरिका में जाएगी। और हम जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कि यहाँ पे देख रहे हैं आपकी एंड कंपनी पंजाब एंड नेशनल बैंक, अकाउंट पे ही ओनली यूनियन बैंक, नॉट नेगोशिएबल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से जो है वो इनका हम कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनरल क्रॉसिंग जिसमें एंड कंपनी, नॉट नेगोशिएबल, अकाउंट पे ही ओनली, अंडर रुपीज़ दिस मच, तो वो इस तरह की जो है वो जनरल क्रॉसिंग हो सकती है। और स्पेशल क्रॉसिंग में क्या है कि हम बैंक का नाम मेंशन करते हैं और जिस बैंक पे वो चेक ड्रॉ किया गया है
तो वो बैंक सिर्फ उसी बैंक को पेमेंट करेगा जिसके नाम की क्रॉसिंग जो है यहाँ पर की गई है, उसके अलावा किसी और बैंक को पेमेंट नहीं की जाएगी। तो जो पेई है उसका इस बैंक में अकाउंट होना जरूरी है जिसका नाम जो है, जिस बैंक का नाम उस क्रॉसिंग में लिखा हुआ है। तो ये 2 लाइनें और 2 लाइनों के बीच में जो है हम इस तरह से वर्ड्स लिख सकते हैं। तो जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। इसके बाद है असेंशियल्स ऑफ अ चेक, कि जैसे हमने डेफिनेशन के टाइम पे बताया कि चेक्स जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको जो है वो स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। तो जो इसकी असेंशियल्स हैं चेक की लगभग जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ मैच करती हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो ड्रॉर और ड्राई के फॉर्म में आ जाता है। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स, चेक इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे और हमारे प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसी तरह से चेक भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। दैट मीन्स इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन्स, कि आप इसको जो है वो एक से दूसरे तीसरे पर्सन को जो है वो इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। देन इन राइटिंग, कि इसका भी लिखित में होना जरूरी है। जो आपका चेक है वो लिखित में होगा, राइटिंग में होगा, वर्बली नहीं होते हैं। इट इज़ एन ऑर्डर, कि एक ऑर्डर की फॉर्म में होता है। ये जो चेक है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, कि जो ड्रॉ स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर आपने ड्रॉ किया है, तो वो जो स्पेसिफाइड बैंकर है उसको आपने ऑर्डर किया है कि जिसका भी नाम आपने लिखा है वो उसको पेमेंट करेगा। जैसे हमने भी आपको चेक का वो आपको सैंपल दिखाया था। तो एसबीआई को आपने क्या किया कि ऑर्डर किया है कि जिसको आप पे करना चाहते हैं वहाँ पे पेई का नाम लिखा है। तो एसबीआई को जो है आप एक उस बैंक का उस पेई को पे करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर, की एक आदेश के रूप में होता है। एंड इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कि यहाँ पे भी कोई कंडीशन नहीं होगी कि स्पेसिफाइड कंडीशन की अगर ऐसा होगा तब पेमेंट करनी है और अगर ये चीज़ होगी तो पेमेंट करनी है। तो इस तरह की कोई स्पेसिफाइड कंडीशंस आप उसमें मेंशन नहीं कर सकते। तो अनकंडीशनल ऑर्डर, की जैसे हमने देखा था कि कोई भी कंडीशन मेंशन करने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है इसमें कि आप कोई कंडीशन मेंशन कर सके। तो जस्ट इसमें कि कितने किसको पे करना है, कितनी अमाउंट पे करनी है, और यहाँ पे सिग्नेचर। तो इसमें कंडीशन वाली कोई बात नहीं है कि आप जो है कोई स्पेसिफाइड कंडीशन इसमें लगा सकते हैं कि जब वो कंडीशन पूरी होगी तब उसकी पेमेंट होगी। ऐसा उसमें कोई कंडीशन आप मेंशन नहीं कर सकते। एंड मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर। ड्रॉर का मतलब कि जिसने वो चेक इशू किया है, तो उस ड्रॉर के, उस इशूअर के, उस बैंक उसके जो है साइन होना उस चेक पर जरूरी है, यानी कि उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए। कि अगर चेक तो है बट चेक में अगर जो है वो ड्रॉर के सिग्नेचर नहीं है तो दैट मीन्स कि वो चेक ऑथोराइज नहीं है और बैंक उस चेक की पेमेंट करने से मना कर सकते हैं क्योंकि उसकी चेक की प्रॉपर ऑथोराइजेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये जरूरी है कि जो चेक है दैट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर, की जो ड्रॉर है, जो आहर्ता है जिसने वो चेक इशू किया है, उस पर्सन के साइन हो उसमें, तभी बैंक जो है उसकी पेमेंट करेगा। तो दैट मीन्स कि उसको चेक को कंप्लीट होने के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो ड्रॉर है उसके साइन होना चेक के ऊपर बहुत जरूरी है। देन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, कि निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए, कि इसमें जो है वो निश्चित राशि जो भी आपने पे करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे आप वर्ड्स में, फिगर्स में वो अमाउंट लिखेंगे, तो स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए जो है वो चेक आप इशू कर सकते हैं, कि उसमें जो है वो सर्टेन होनी चाहिए अमाउंट, मिसमैच ना हो। और अलग अलग जो है वो आप अमाउंट नहीं लिख सकते 5000 और 6000, तो इस तरह से नहीं मेंशन कर सकते। अगर आपने 5000 के लिए चेक इशू किया तो आप 5000 लिखेंगे, अगर 6000 के लिए इशू किया तो 6000 लिखेंगे। तो अमाउंट जो है वो सर्टेन होनी चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्यूटी, कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड टू पे मनी ओनली, कि यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो है जो चेक्स आप इशू कर सकते हैं केवल धनराशि का भुगतान करने के लिए, यानी कि मनी की या पेमेंट के लिए हो सकता है, और किसी सामान के भुगतान के लिए जो है वो सामान जो है उसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता, कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो रुपीज़ या डॉलर जो भी करेंसी है वो मनी की फॉर्म में जो है वो उसमें लिखी जाएगी। उतनी ही करेंसी के लिए उसको आप इशू कर सकते हैं, उतने ही पैसे के लिए आप इशू कर सकते हैं। पैसे के अलावा जो है वो और कोई आइटम उसके अंदर नहीं हो सकती। पेबल टू ऑर्डर और बियरर, तो पेबल टू ऑर्डर और बियरर की, यानी कि जो बियरर है उसको पे कर दिया जाता है, कि जिसका जो भी उसको चेक को प्रेजेंट करेगा वो बियरर हो गया। और पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब कि जिसका नाम आपने उसमें लिखा है सिर्फ उसी को उसकी पेमेंट की जाएगी। तो पेबल टू ऑर्डर और बियरर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पार्टीज ऑफ अ चेक, पार्टीज ऑफ अ चेक, इसमें क्या है कि दो पार्टीज हैं, ड्रॉअर एंड ड्रॉई। जैसे स्टार्टिंग में आपको बता दिया था ड्रॉअर एंड ड्रॉई। तो ड्रॉअर कौन है? कस्टमर है जिसने जो है वो चेक ड्रॉ किया है, चेक का इशू किया है और अपने सिग्नेचर से उसको ऑथेंटिकेट किया है। एंड ड्रॉई कौन है? जिस स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर जो है वो चेक ड्रॉ किया गया। जैसे वहाँ पे एसबीआई का आपको चेक दिखाया था, दैट मीन्स कि एसबीआई के ऊपर वो चेक ड्रॉ किया गया।
तो पार्टीज ऑफ चेक ड्रॉर एंड ड्रॉई। और तीसरी अगर हम कहें तो पेई हो सकता है। पेई जिसके नाम पे वो चेक इशू किया गया है, पेई चेंज भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर उसने किसी और दूसरे को, तीसरे को आगे से आगे ट्रांसफर कर दिया है चेक को, क्योंकि चेक जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो फाइनली जिसको पेमेंट होनी है दैट इज पेई, उसको जो है वो उस स्पेसिफाइड बैंकर ने, उस ड्रॉई ने जो है वो पेमेंट करनी होती है। एंड चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। ये हमने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन के टाइम पे बताया था कि पेबल ऑन डिमांड सिर्फ डिमांड के टाइम पे ही पेबल किया जाएगा, कि अगर आपको चेक मिला है और आपने उसको अपने घर में रख लिया है या अपने ऑफिस में रख लिया है, तो बैंक जो है आपको उसकी पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है जब तक आप उस चेक को बैंक के पास प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स इट इज पेबल ओनली ऑन डिमांड, सिर्फ और सिर्फ डिमांड पे पेबल है, यानी कि आपको उस चेक को जो है वो बैंक के पास प्रेजेंट करना पड़ेगा। ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। चेक जो है वो हमेशा एक स्पेसिफाइड बैंकर पर जो है वो ड्रॉ किया जाता है, लिखा जाता है। तो जैसे अभी आपको एसबीआई वाला चेक का एग्जांपल दिया था, दैट मीन्स कि वो स्पेसिफाइड बैंकर है, यानी कि आपने एसबीआई के ऊपर लिखा है। अगर पंजाब नेशनल बैंक का चेक है तो दैट मीन्स कि आपका वो जो स्पेसिफाइड बैंकर है वो पंजाब नेशनल बैंक है। अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है तो दैट मीन्स कि आपका जो स्पेसिफाइड बैंकर है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। अगर बैंक ऑफ अमेरिका का चेक है दैट मीन्स कि वो स्पेसिफाइड बैंकर यूनियन ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका है। तो इस तरह से स्पेसिफाइड बैंकर की, एक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ही वो ड्रॉ किए जाते हैं, कि यानी कि जिस बैंक का वो चेक है तो वो स्पेसिफाइड बैंकर बन जाता है। मैच्योरिटी ऑफ अ चेक, इस तरह से एज सच कोई मैच्योरिटी नहीं है। तो जब भी उसमें जो भी डेट लिखी है उसके बाद जब भी आप उसको प्रेजेंट करते हैं तो उसकी पेमेंट जो है वो बैंक उसमें करता है। जैसे आपने देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, प्रोमिसरी नोट में 3 डेज का ग्रेस पीरियड वहाँ पे मिलता है, कि जब आप प्रेजेंट करते हैं तो उस 3 दिन का ग्रेस पीरियड जो है वो मिल जाता है। बट यहाँ पे कोई ग्रेस पीरियड नहीं है, तो जब भी उसको डिमांड किया जाएगा, जब भी बैंक के पास प्रेजेंट किया जाएगा तो बैंक उसकी पेमेंट करेगा, बशर्ते कि जो उसकी जो पीरियड ऑफ वैलिडिटी है चेक की, वो पीरियड ऑफ वैलिडिटी जो है वो हो, यानी कि जैसे आपको बता दें कि डेट ऑफ इशू के 3 महीने तक की उसकी वैलिडिटी रहती है। तो 3 महीने के अंदर अंदर जब भी आप उसको बैंक के सामने प्रेजेंट करेंगे, बैंक जो है उसकी पेमेंट करेगा। तो मैच्योरिटी इस तरह से कोई एज सच मैच्योरिटी नहीं है। तो जब इसकी पेमेंट तभी हो जाएगी जब इसको आप डिमांड करते हैं। तो ये था चेक के बारे में कुछ बेसिक असेंशियल्स जो है वो चेक के अंदर क्या क्या होते हैं, और चेक्स की क्रॉसिंग कैसे की जाती है, और चेक की डेफिनेशन के बारे में आपको बता दिया, और ये साथ में आपको एक चेक का स्पेसिमेन भी हमने यहाँ पे दिखा दिया है, कि यहाँ पे चेक का नंबर, डेट ऑफ इशू, स्पेसिफाइड बैंकर, किसको पे करना है, कितनी अमाउंट पे करनी है, वर्ड्स में, फिगर्स में, और ऑथोराइज सिग्नेचर सिग्नेटरी के साइन यहाँ पर होते हैं। ओके, थैंक यू।